वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स है नॉन मेटल्स है उसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक की सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है लास्ट के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाकर के जो है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 65 तक की जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ये सारे क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 59 को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए नॉन मेटल ए विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन in 1:3 ratio in the presence of a catalyst iron gives a gas B. On heating with oxygen it gives an oxide C. If this oxide is passed into water in the presence of air it gives an acid D which gets act as a strong oxidizing agent. तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए एक एक करके पहले जो है पॉइंट्स को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नॉन मेटल ए है जिसका परसेंटेज जो है एयर में मैक्सिमम है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि हमारी जो नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में मैक्सिमम परसेंटेज रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मेटल ए है आपका ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस नॉन मेटल ए ने जब आयरन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब 1:3 के रेशियो में रिएक्ट करता है आयरन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, एक गैस बी को बनाता है। अब आप लोग खुद ही देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करता है। तो आपकी गैस बी क्या होगी, NH3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखिए आपकी गैस क्या हो गई, अमोनिया हो गई। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड सी बनाता है। तो देखिए नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाएगा, दैट इज NO2। तो ये आपका C हो गया, NH3 आपका क्या हो गया, B हो गया, नॉन मेटल आपका A हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए इसका जो ऑक्साइड C है, ये जो ऑक्साइड C बना है, जब हम लोग इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो हमें एक एसिड मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा, दैट इज HNO3। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग जब क्वेश्चंस को देखो तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आप लोग गलती क्या करते हो यार, कि आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से इस टाइप के आंसर्स को लिखना होता है। तो मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है, आप लोग ये चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई A B C एंड D। तो देखिए ए आपका क्या है, नाइट्रोजन, B आपका अमोनिया है, C आपका क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और D आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। अब बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। जो नाइट्रोजन एलिमेंट है हमारा ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो जब भी हम लोगों को ग्रुप निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5। अब 5 में हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये आपके 15th ग्रुप से बिलोंग करेगा।
अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको जो है मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स और जो हमारे लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग जो है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके सल्फाइड ओर से, उसकी स्टेप्स लिख के दिखानी है। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसके आंसर को देखें तो सबसे पहले हम लोग जो है मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के लिए स्टेप्स को देखते हैं कि जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनके सल्फाइड ओर से किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा ओर सल्फाइड ओर है कि कार्बोनेट ओर है। स्टेप 1 हमारी हो जाएगी। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा ओर जो है सल्फाइड ओर है तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग की हेल्प से इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर हमारा ओर कार्बोनेट ओर होगा तो हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस की हेल्प से इसको क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। वी कन्वर्ट द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, नाउ एडिंग कार्बन एंड देन रिड्यूस इट। तो जो भी हमको ऑक्साइड ओर मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कराएंगे कार्बन की हेल्प से और उसको हीट कर देंगे। जैसे ही हम लोग उसको हीट करेंगे वी गेट द प्योर मेटल। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो भाई। देखिए हमारे पास जिंक सल्फाइड था बेटा, तो ये सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपका रोस्टिंग होगी और रोस्टिंग आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो हमने क्या कराया, इसकी रोस्टिंग कराई और यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर दी। तो देखिए हमको ऑक्साइड ओर मिल गया। ठीक इसी तरीके से हमारा कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर का हम लोग क्या कराएंगे, कैल्सिनेशन कराएंगे। भाई कार्बोनेट से कैल्सिनेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की कोई भी प्रेजेंस नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या बन गया, अगेन हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया जो कि हमें चाहिए था, ऑक्साइड ओर। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन को ऐड करेंगे और इसका रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्योर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या जो हमारे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके ओर से। अब हमारे कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो भी हमारा सल्फाइड ओर है उसको हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर सल्फाइड ओर है बेटा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। तो देखिए हमको हमारा ऑक्साइड ओर मिल गया। अब जैसे ही हमको ऑक्साइड ओर मिलेगा बेटा, डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को कार्बन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो कन्वर्ट दिस ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग इट। जैसे ही अपन लोग इसको हीट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम लोग जो है इसको नाइट्रिक एसिड में डिप करते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों को पता है कि बेटा जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके, समझे, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। भाई ये आपका एल्युमिनियम मेटल है। अब इस एल्युमिनियम मेटल को हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड में डिप कर दिया। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है, तो जब ये बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा
और रिएक्ट करेगा तो इसके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, आपके एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी उसकी, और जिस वजह से क्या होता है बेटा, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। अब हमको ये रीजन दे दो कि आखिर क्यों कार्बन जो है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो सिंपल सी बात है, कार्बन जो है हमारा ये सोडियम और मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है। तो क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है बेटा, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये जो है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन को शो नहीं करता है। अब आप लोग इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि अगर आप लोग एक दिन में मान लो 2 घंटे पढ़ते हो, अब अगर आपसे कोई कहे कि आप लोग 10 घंटे पढ़ने लगो, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से कार्बन उतना ताकतवर है ही नहीं, तो किस तरीके से सोडियम और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कभी भी कार्बन आपका रिड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज सी। इसमें क्या बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वेयर एज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि आखिर सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड स्टेट में जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाता है। लेकिन जब इसकी एक्वस सोल्यूशन होती है या जब ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होता है, तो बड़े आसानी से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचो कि सोडियम क्लोराइड आपका क्या है बेटा, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब जब ये अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते, और क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फ्लो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे तो चार्ज मूव ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारा NaCl क्या है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमारा NaCl जो है ये अपने मोल्टन फॉर्म में आता है या ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, तो ये क्या करता है, ये आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, और ये आयंस आपके क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े आसानी से मूवमेंट को शो करते हैं। इन्हीं के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं भाई। चार्जेस के मूवमेंट आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है कि नहीं कहलाता। तो दैट्स वाई जो हमारे मोल्टन स्टेट होती है और हमारी जो एक्वस सॉल्यूशन होती है उसमें सोडियम क्लोराइड क्या करता है आपका, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से कंडक्ट हो जाती है। देखिए इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं, आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। अब इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि आखिर क्यों आयरन के आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपकी क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा आयरन का आर्टिकल होता है उसके ऊपर हम लोग जिंक की क्या कर देते हैं, लेयरिंग चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जब जिंक की इसके ऊपर लेयरिंग चढ़ जाती है तो ऊपर हमारा जिंक मेटल होता है, नीचे हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोरोजन होता भी है तो हमारा जिंक मेटल कोरोड हो जाता है, लेकिन हमारा जो आयरन मेटल होता है वो क्या कर जाता है, बच जाता है रस्टिंग होने से। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये आपका एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बड़ी इजी लैंग्वेज में इसके आंसर को रिप्रेजेंट किया है, आप लोग एज इट इज इसको लिख दीजिएगा। अब हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के, दैट इज ई।
मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। अब ये जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये कभी भी आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये जितने भी आपके मेटल्स हैं ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये आपके नेचर में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके साथ क्या कर देते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये कभी भी जो है आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। अब क्वेश्चन नंबर 62 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में जो है कॉपर को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसके ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टेप्स गिवन है, हमको रिएक्शन लिख के दिखानी है। ए पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो देखिए कॉपर सल्फाइड हमारा क्या है बेटा, ये कॉपर का फर्स्ट सल्फाइड है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, कॉपर की वैलेंसी 1 होगी और सल्फाइड की वैलेंसी 2 होगी। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, Cu2s। अब कॉपर सल्फाइड जब हमारा बेटा जो है, क्योंकि ये सल्फाइड और है तो हम लोग क्या कराएंगे, इसका रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कॉपर का फर्स्ट ऑक्साइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, कॉपर का फर्स्ट सल्फाइड था। तो कॉपर का ऑक्साइड जो होगा फर्स्ट, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा भाई, कॉपर की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दैट इज Cu2O। तो देखिए हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। अब देखिए जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर सल्फाइड था, हम लोगों ने क्या किया, इसका रिडक्शन करा दिया। तो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड बेटा और कॉपर सल्फाइड जब आपका रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी ये हमारी रिलीज कर जाएगी। अब देखिए सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है और एनोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का डायग्राम बनाना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहले जो आपका एनोड होगा बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। कैथोड पे बेटा आपका रिडक्शन होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी बेटा कि ये जो हमारा कैथोड है यहाँ पे आपका प्योर मेटल हमेशा कलेक्ट होता है। एनोड पे हमारी क्या जाती है, एनोड हमारा जो है ये डिसोशिएट कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है बेटा इम्प्योरिटी मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनोड मट। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को और याद रखनी है कि जो भी मेटल का हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसी के सॉल्ट की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन को लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मान लीजिए हम लोग कॉपर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। ऑफ द 3 मेटल्स X, Y and Z, X react with cold water, Y react with hot water and Z with steam only. Identify X, Y and Z and also arrange them in the order of increasing reactivity। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 मेटल गिवन हैं, X, Y और Z। एक X जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन को शो कर रहा है, Y जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन को शो कर रहा है और Z जो है आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, X आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, Y आपका जो है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है और Z हमारा क्या है, ये हमारा उससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं है लेकिन उससे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया।
कि X हमारा क्या रहा होगा, पोटेशियम और सोडियम हो सकता है, Y हमारा क्या हो सकता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो सकता है बेटा, और Z हमारा क्या होगा, क्योंकि ये स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है तो ये हमारा एल्युमिनियम और आयरन रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इन सभी मेटल्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप अरेंज कर दो। तो भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका क्या था, X, तो ये सबसे बाद में चला जाएगा, देन आपका Y, फिर आपका Z, क्योंकि Z हमारा सबसे कम रिएक्टिव है, फिर हमारा Y और फिर हमारा X। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हो जाएगी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी atomic number 17 to give a product C. An aqueous solution of product C on electrolysis gives a compound D and liberates hydrogen. Identify A, B, C and D and also write down the equations for the reaction involved. तो देखिए क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या बोल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एलिमेंट ए है जिसको हम लोग जब बर्न कर रहे हैं तो हमें गोल्डन फ्यूम्स मिल रही हैं। अब आप सभी लोगों ने अगर अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोडियम को जब बेटा हम लोग बर्न करते हैं तो ये हमें क्या देता है बेटा, इसका जो ऑक्साइड होता है ये गोल्डन फ्यूम्स को प्रोड्यूस करता है। तो आपका एलिमेंट ए क्या रहा होगा, दैट इज सोडियम, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एलिमेंट ए मतलब सोडियम एक एलिमेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब अगर एटॉमिक नंबर 17 है बेटा तो इसका मतलब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट सी को बना रहा है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ बेटा रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट सी आपका क्या हो गया बेटा, NaCl हो गया। अब इस प्रोडक्ट सी को जब हम लोग वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बेटा जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट डी क्या हो गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग जो है अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है ईजिली समझा दी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, लिख के दिखा देना है कि आपका प्रोडक्ट ए क्या रहा होगा, बी क्या रहा होगा और आपकी जो रिएक्शंस हैं वो क्या होंगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। So two ores A and B were taken. On heating ore A gives carbon dioxide, whereas ore B gives sulfur dioxide. What steps you take them to convert into metals? अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास दो ओर गिवन है, एक ओर हमारा क्या है, कार्बोनेट का ओर है, एक ओर हमारा क्या है बेटा, सल्फाइड का ओर है। ठीक है, हमको ये बताना है कि किस तरीके से इन दोनों ओर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने मेटल्स में। तो देखिए अगर हम लोग बेटा ओर ए की बात करें, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए आपका जो ओर ए है बेटा ये आपका क्या है, कार्बोनेट ओर है। कार्बोनेट ओर का बेटा हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन बोले तो बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा बेटा ये क्या था, हमारे पास ये जिंक कार्बोनेट था, तो हम लोगों ने इसको हीट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ ऐड करेंगे और रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो देखिए जिंक हमें क्या मिल गया, हमारा प्योर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। अब और बी जो है बेटा
ये आपका क्या है, सल्फाइड ओर है। अब सल्फाइड ओर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या होगा बेटा, हमारे पास जिंक सल्फाइड ओर रहा होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब अगेन इस जिंक ऑक्साइड को बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये वाली स्टेप को रिपीट कर देंगे भाई। हम लोग कार्बन ऐड करेंगे और इसको हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा और ये हमारा क्या होगा बेटा, प्योर मेटल होगा। यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो देखिए लैंग्वेज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 60 जब पढ़ाया था तो वहाँ पे जो आप लोगों को मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ वाला समझाया था पॉइंट, वो वाली पूरी लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के NCERT एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिएगा और साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को जो है PDF को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ और इस एक्सरसाइज के भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है पूरी साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल पे जा कर के विज़िट करो, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।